स्टूडेंट्स, आज हम आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में थोड़ा बताने जा रहे हैं। और डी ब्लॉक एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिसमें कि लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में लाई करता है, पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल में लाई करता है। तो ऐसे एलिमेंट्स डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं एंड दे आर क्लासिफाइड इनटू टू क्लासेस। एक होते हैं नॉर्मल डी ब्लॉक एलिमेंट्स, एक होते हैं सूडो डी ब्लॉक एलिमेंट्स। नॉर्मल डी ब्लॉक एलिमेंट्स में डी ऑर्बिटल में 1 से लेकर 9 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि सूडो डी ब्लॉक एलिमेंट में डी में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कंसीडर करूं ये Zn, तो Zn का 30 होता है। 30 का मतलब 2 8 18 2 एंड इट विल बी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d10। तो यहाँ डी में 10 इलेक्ट्रॉन है, देन इट इज सूडो डी ब्लॉक एलिमेंट, सूडो डी ब्लॉक एलिमेंट। लेकिन इसके विपरीत अगर मैं Fe लेता हूँ, Fe का 26 है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। इसमें देखिए आपकी डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट है, और जब डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट होता है तो वो नॉर्मल डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाएगा। एंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैव लस्टर, दे आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। मतलब इनसे लस्टर माने चमक, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में चमक काफी होती है। दे आर मेलिएबल एंड डक्टाइल मीन्स इनसे शीट्स बन सकती हैं और इससे वायर बन सकते हैं। एंड वी मस्ट नो दैट द डी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म एलॉयज। Alloy formation is very high, and in the alloy form they are more stable as compared with the normal form. If we see that the iron is unstable in the normal form, it will take part in corrosion and it will take part in rusting, as well as when it will form the alloy, then it will be converted to steel, and there is highly stable character in the steel and no rusting takes place. Hence, D block elements are more stable in the form of alloys, and alloy formation is very easy. They get stability after alloy formation. All the D block elements are good catalyst because they have unpaired electrons, because they have very rough surface on which the reactants are deposited, and then the collisions between the reactant molecules may take place. और unpaired electron यानी कि free valency कहते हैं इन्हें, इन्हीं के ऊपर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स डिपॉजिट हो जाते हैं और बाद में रिएक्टेंट के बीच में कोलिजन होता है, जिससे कि प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। इसमें हम एक प्रॉपर्टी और देख सकते हैं कि रिएक्टिविटी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स इज बेस्ड ऑन द ई नॉट वैल्यूज, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। अगर मैं देखता हूं कि Zn है, तो Zn का जो ई नॉट है -0.76 वोल्ट है, और जो कॉपर है उसका ई नॉट है रिडक्शन पोटेंशियल प्लस 0.34 वोल्ट। एंड वी मस्ट नो दैट द मेटल हैविंग लोअर ई नॉट वैल्यू इज मोर रिएक्टिव एंड द मेटल हैविंग हायर ई नॉट वैल्यू इज लेस रिएक्टिव. It means that the zinc is more reactive than copper. Hence, zinc will displace copper from any compound. And the example is Zn plus CuSO4. Zn will displace the copper because Zn is more reactive due to less E naught value, and copper is less reactive due to more E naught value. और जो मेटल कंपाउंड फॉर्म में जाएगी उसका ऑक्सीडेशन होगा, और जो मेटल कंपाउंड से निकल करके अलग हटेगी उसका रिडक्शन होगा. इट मींस दैट Zn will be oxidized and the copper will be reduced. Copper will be reduced. Similarly, एक और एग्जांपल से मैं ऐसे समझ सकता हूं कि अगर E नॉट वैल्यू दी हुई है मुझे Zn की -0.76 वोल्ट, और E नॉट दिया हुआ सिल्वर का प्लस 0.80 वोल्ट. हायर E नॉट वैल्यू इज फॉर सिल्वर एंड लोअर E नॉट वैल्यू इज फॉर जिंक. Hence, zinc is more reactive than silver, and hence zinc will displace the silver from any compound of silver and form its own compound. अब इसमें एक प्रॉपर्टी और आती है कि all the D block elements form complex compounds, coordination compounds, because after the complex formation they occupy inert gas configuration and they become stable. So that D block elements form special type of compounds. They are known as complex coordination compounds because they get very high stability, and they mostly they adopt the normal gas configurations 1 or 2
exceptions may be there, but maximum metals get stability in the complex formation. एक और प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैग्नेटिक करेक्टर। तो अगर डी ब्लॉक एलिमेंट के एटम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, then it will be paramagnetic and it will be attracted by the magnet. But अगर डी ब्लॉक एलिमेंट के एटम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, then it will not be attracted by the magnet and it will be diamagnetic, it will be weakly repelled by the magnet. If we consider zinc, तो Zn में आप देखते हैं कि all the orbitals are completely filled. तो Zn is diamagnetic because it has no unpaired electrons. बट Fe के बारे में अगर मैं बात करूं तो Fe के अंदर आपने देखा कि लास्ट में डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट है और डी के बॉक्स बनते हैं 5 और 5 बॉक्स में अगर मैं 6 इलेक्ट्रॉन भरूं तो पहले 1 by 1 भरूंगा सब में और उसके बाद फिर अपोजिट स्पिन वाला छठा इलेक्ट्रॉन आएगा। देन वी सी दैट द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर 4, n is equal to 4। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 हैं और इसी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये पैरामैग्नेटिक है। तो लगभग मोस्ट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर and they are attracted by the magnet, but some of the d block elements are diamagnetic, they are zinc, cadmium and mercury. Once again we see that कि जो d block elements हैं वो interstitial compounds बनाते हैं। interstitial compounds ये क्या होते हैं? इसमें जो d block element के एटम्स हैं, इस तरह से एटम्स के बीच की जो खाली स्पेस है उसे कहते हैं इंटरस्टिडियल स्पेस। इस इंटरस्टिडियल स्पेस में कुछ एलिमेंट्स आकर के डिपॉजिट हो जाते हैं बिना रिएक्शन के, एंड द इंटरस्टिडियल स्पेस बिटवीन द मेटल एटम्स इज फिल्ड। दीस एलिमेंट्स मे बी कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। इफ द कार्बन इज एब्सॉर्ब्ड बाय द डी ब्लॉक एलिमेंट देन द कंपाउंड विल बी कार्बाइड। इफ द हाइड्रोजन इज एब्सॉर्ब्ड बाय द डी ब्लॉक एलिमेंट देन द कंपाउंड विल बी हाइड्राइड, एंड इफ the nitrogen is absorbed by the d block element then the compound will be nitride. We know that in moving down the group the atomic radius increases in moving down, so that the vacant space between the atoms also increases and hence the interstitial compound formation will increase in moving down the group. But in moving left to right the size of the atom decreases gradually, so that the interstitial space along the period will decrease gradually and the formation of interstitial compound will be comparatively less. अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा डी ब्लॉक के कैटायन पर उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ जनरली नहीं जाएंगे। हम जानते हैं कि Cu पॉजिटिव कॉपर और Cu डबल पॉजिटिव में Cu डबल पॉजिटिव मोर स्टेबल होगा क्योंकि इसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, and the stability of cation of d block element is mainly governed by the hydration energy. And अगर मैं Fe की बात करूं, Fe डबल पॉजिटिव, Fe ट्रिपल पॉजिटिव, इसमें Fe ट्रिपल पॉजिटिव मोर स्टेबल है क्योंकि मोर इज द पॉजिटिव चार्ज, मोर इज द हाइड्रेशन एनर्जी एंड मोर इज द स्टेबिलिटी। ये आपका कैटायंस का स्टेबिलिटी क्राइटेरिया है। इसके अलावा जनरली दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स। ध्यान रखिए अगर किसी मेटल के डी ऑर्बिटल में 0 है या डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन है देन द कंपाउंड फॉर्म विल बी व्हाइट और कलरलेस, बट इफ देयर आर डी में 1 से लेकर 9 तक इलेक्ट्रॉन्स अगर है तो वो कलर्ड कंपाउंड बनाएगा, एंड द इंटेंसिटी ऑफ कलर विल डिपेंड अपॉन द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, एंड द इंटेंसिटी ऑफ द कलर will depend upon the number of unpaired electrons. And now we move to the next property, that is the atomic radius. तो हम जानते हैं पीरियोडिक टेबल हमने पढ़ रखा होता है 11th क्लास में, ऊपर से नीचे जाने पर एटॉमिक रेडियस बढ़ जाता है और लेफ्ट से राइट चलने पर एटॉमिक रेडियस घट जाता है। तो अगर मैं डी ब्लॉक एलिमेंट में देखूं ऊपर से नीचे मूविंग डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस विल इंक्रीज। और ऐसा क्यों होता है बच्चों? Because the number of orbits are increased and hence the radius increases, but in moving left to right atomic radius decreases, और अगर मैं ग्राफिकली देखूं तो लेफ्ट से राइट चलने पर अगर मैं एटॉमिक नंबर के साथ रेडियस को प्लॉट कर रहा हूं
एटॉमिक नंबर के साथ रेडियस को प्लॉट कर रहा हूँ तो लेफ्ट से राइट चलने पर एटॉमिक रेडियस घट रहा है, केवल लास्ट में कॉपर और जिंक में रेडियस थोड़ा सा बढ़ जाता है। फर्स्ट सीरीज की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि इनके डी में 10 होते हैं। जब भी डी में 10 इलेक्ट्रॉन होंगे देन द इंटर ऑर्बिट रिपल्शन विल बी हाई एंड D10 वाले जो मेटल्स हैं वो थोड़ा सा हायर रेडियस शो करेंगे और लेफ्ट से राइट रेडियस घटता है। बट इन द लास्ट एलिमेंट्स वेयर देयर आर 10 electrons in the outermost d orbital, then the radius will be slightly high. And if we come to the next property, that is atomic volume, then volume will be directly dependent on the radius. हम जानते हैं कि एटम इज स्फेरिकल और स्फीयर का वॉल्यूम होता है v is equal to 4/3 pi r cube. It means that v is proportional to r cube. It means that जैसे जैसे r बढ़ेगा ऊपर से नीचे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, और जैसे जैसे r घटे, r लेफ्ट से राइट घटेगा, वॉल्यूम भी लेफ्ट से राइट घटेगा एंड लास्ट वाले में थोड़ा सा ज्यादा होगा। अब सिमिलरली मैं अगली प्रॉपर्टी पर आता हूँ, दैट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। आप जानते हैं इट इज टेंडेंसी ऑफ द एटम टू लूज द इलेक्ट्रॉन। नॉर्मली द पीरियोडिक ट्रेंड जो है वही डी ब्लॉक एलिमेंट में अप्लाई होता है विद वन और टू एक्सेप्शंस। इन मूविंग डाउन द ग्रुप द इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इज इंक्रीज्ड एंड इन मूविंग लेफ्ट टू राइट द इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी स्लाइटली डिक्रीजेस। इस प्रकार से हमने अपने इस वीडियो में डी ब्लॉक एलिमेंट्स के कुछ जनरल कैरेक्टर्स डिस्कस किए हैं। इससे आगे के बचे हुए कैरेक्टर्स मैं अपने अगले वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और रेगुलरली वीडियो वॉच करते रहिएगा।